IIT मद्रास बीएस डेटा साइंस एंड टर्म स्टैटिस्टिक्स कवर्ड इन वन शॉट। तो इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के एंड टर्म के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। IITM डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स क्वालिफायर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड इन वन शॉट। सो फर्स्ट इज मीन। मीन सबको पता है, जो भी डेटा दिया होता है उसकी एवरेज क्वांटिटी को मीन बोल देते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज। सैंपल के केस में n-1 होता है और पॉपुलेशन के केस में n होता है। तो ये शुरू के बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो 10th में पढ़ रखे हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुराने डेटा सेट को क्वेश्चंस में चेंज कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल डेटा सेट के हर वैल्यू में कोई नंबर ऐड कर देते हैं, तो जो उसका मीन होता है डेटा सेट का वो भी चेंज हो जाता है एंड द न्यू मीन इज जस्ट ओल्ड मीन, और जो कांस्टेंट नंबर सब डिजिट्स पे ऐड किया था वो भी ओल्ड मीन के साथ ऐड करके न्यू मीन आ जाता है। सिमिलरली अगर कोई किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ईच नंबर से, तो ओल्ड मीन को भी उससे मल्टीप्लाई करके न्यू मीन पता कर सकते हैं। नाउ अगर डिजिट्स रिपीटिंग है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट और उनका समेशन कर देते हैं। ये सिग्मा समेशन डिनोट करता है। उन सब का समेशन करके डिवाइड कर देता है टोटल क्वांटिटी से, जो कि समेशन ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी है, तो भी मीन की वैल्यू पता लग जाती है। और अगर डेटा सेट इस मैनर में है, जैसे कि 60 to 70 रेंज दे रखी है, तो उसका मिड पॉइंट जो कि 65 होगा उसको क्लास इंटरवल बोल देते हैं, और इसी क्लास इंटरवल को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो भी मीन पता चल जाता है। मोड वो होता है जो कि क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यानी इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसी को मोड कह देते हैं। और जैसा मीन के लिए होता है वैसे ही मोड के लिए होता है। मोड में भी कांस्टेंट ऐड कर देता है तो नया मोड पता लग जाता है, और अगर हर वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो मोड में भी वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता है तो नया मोड पता चल जाता है। तो ये वो सेम मीन वाले दो पॉइंट हैं इधर भी। अब मीडियन मिडिल वैल्यू को कहते हैं एक ऑर्डर डेटा सेट के, यानी कि अगर सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो जो मिडिल वैल्यू होगी उसको ही मीडियन कह देते हैं। मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, यानी कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन 7 + 1/2 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 4 नहीं, फोर्थ नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वही मीडियन हो जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें एक और डिवाइडेड बाय 2 आएगा इसके नीचे, तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये यूज होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल टोटल ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 6/2 यानी थर्ड, एंड 6/2 3 + 1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वही मीडियन हो जाएगा। इधर भी वही सेम मोड और मीन वाले फॉर्मूले, कि अगर एक टर्म एडेड है, कांस्टेंट एडेड है, तो मीडियन में भी कांस्टेंट ऐड करके नया मीडियन पता लग जाएगा, और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो मीडियन में भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके नया मीडियन पता लग जाएगा। वैसे ये चीज़ें इंट्यूटिवली भी पता लग जाती हैं, बट स्टिल बता दिया। रेंज इज सिंपली सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देता है तो रेंज पता लग जाती है। अगर सब नंबर्स में कांस्टेंट ऐड करा है तो रेंज में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई करा है कांस्टेंट तो ओल्ड रेंज में भी नया कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके नई रेंज आ जाती है। नाउ वेरिएंस स्प्रेड ऑफ द डेटा होता है, यानी कि ऑन एवरेज एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कितना वेरी करती है, कितना चेंज होती है। जितना ज़्यादा चेंज उतनी ज़्यादा वेरिएंस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। ये म्यू मीन सिग्निफाई करता है, ये मीन लिखा है, तो हर वैल्यू को डेटा सेट के मीन से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर इन सारे स्क्वायर्स का सम टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करने पर वेरिएंस आ जाती है। और वही सेम सैंपल है तो n-1 होगा, पॉपुलेशन है तो n रहेगा। अगेन ये वही सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं, इनको भी याद रखना। और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो वेरिएंस को स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। अगेन दीज आर टू रिमेंबर। नाउ परसेंटाइल से हम किसी भी डेटा सेट में किसी भी वैल्यू की रिलेटिव स्टैंडिंग पता करते हैं। रिलेटिव कीवर्ड है, यानी उस डेटा सेट के हिसाब से, नॉट एब्सोल्यूट। नाउ अब क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई एक परसेंटाइल बता देंगे और हमें पता करना है कि कौन सी वैल्यू की डेटा सेट में वो परसेंटाइल है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया कि 25th परसेंटाइल जिस वैल्यू की है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऐसे। फिर जो परसेंटाइल फाइंड आउट करनी थी, इन दिस केस 25, तो 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें p की वैल्यू पता चल जाएगी। इन दिस केस p की वैल्यू 0.25 आएगी, और टोटल ऑब्जर्वेशन n से डिनोट होती है जो कि 10 है, तो नंबर इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा np, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 जो कि 2.5 आता है। अब ये एक इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा, इन दिस केस 3, उसको हम कंसिडर करेंगे, यानी कि इस डेटा सेट की थर्ड वैल्यू
इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड वैल्यू 47 है, तो 25th परसेंटाइल इस डेटा सेट की 47 है। सिमिलरली किसी भी नंबर को इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकता है, 58th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, सब। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया दैट मीन्स यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए। एंड या बैक टू द वीडियो। तो 5 नंबर समरी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेटा सेट को 5 नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि जो 25th परसेंटाइल वाली वैल्यू होगी उसको फर्स्ट क्वार्टाइल बोल देंगे, 50th परसेंटाइल वाली वैल्यू को सेकंड क्वार्टाइल बोल देंगे, और 75th परसेंटाइल वाली वैल्यू को थर्ड क्वार्टाइल बोल देंगे, एंड द मैक्सिमम नंबर। तो ये 5 नंबर 5 नंबर समरी बना देते हैं। नाउ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, IQR एब्रीविएशन है। IQR बस 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल होता है, यानी Q3 माइनस Q1 से IQR पता चल जाता है, और इस IQR की हेल्प से आउटलायर्स ऑफ द डेटा सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटलायर नाम से ही पता चलता है, जो कि डेटा सेट्स में बहुत एक्सट्रीम पोजीशन जो नंबर्स होल्ड करते हैं उनको आउटलायर कह देते हैं, यानी ये बाहर निकल गए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू होती है तो भी सर्टेन नंबर्स आउटलायर हो जाते हैं, और ज़रूरत से भी कम वैल्यू होते हैं तो भी सर्टेन नंबर आउटलायर हो जाते हैं। तो ज़्यादा वैल्यू वाले आउटलायर इस फॉर्मूले से पता चलते हैं, Q3 यानी 75th परसेंटाइल प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि अभी IQR डिस्क्राइब किया था इस फॉर्मूले से। इनका समेशन ज़्यादा वाला आउटलायर फाइंड आउट कर देता है, और सिमिलरली Q1 यानी 25th परसेंटाइल माइनस 1.5 इंटू IQR, कम वैल्यू वाला IQR फाइंड आउट कर देता है। तो इस वैल्यू से जितनी भी कम वैल्यूज़ होंगी उस डेटा सेट में, वो सारी वैल्यूज़ आउटलायर्स हो जाएंगी, और इस नंबर से जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी डेटा सेट में वो सारी वैल्यूज़ आउटलायर हो जाएंगी। तो तुम ये नोटिस करोगे कि 4th वीक तक की स्टैटिस्टिक्स यानी क्वालिफायर की स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है। बस इन फॉर्मूलाज को याद करना है, 1-2 बार इम्प्लीमेंट कर देना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। नाउ कोवेरियंस किसी भी 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल या 2 सेट ऑफ नंबर्स के बीच लीनियर एसोसिएशन को क्वांटिफाई करता है, और इसका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा वेरिएंस से मिलता जुलता है। तो इधर 2 वेरिएबल्स हैं न्यूमेरिकल, एक x है एक y है। तो जैसा कि वेरिएंस में करते थे, हर x की वैल्यू को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, बस अब स्क्वायर नहीं करना है। दूसरे वेरिएबल में भी वही मेथड, हर y की वैल्यू को y के मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ना कि स्क्वायर करना है जो कि वेरिएंस में करते थे। और फिर जो प्रोडक्ट आएगा हर वैल्यू का, इस प्रोडक्ट का समेशन करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने पर कोवेरिएंस आ जाएगा। वही सेम पॉपुलेशन है तो n है, सिंपल है तो n-1 है। नाउ कोवेरिएंस की मदद से कोरिलेशन कोफिशिएंट पता कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। इसको R से डिनोट कर देते हैं, और इसका ये रहा फॉर्मूला, x और y की कोवेरिएंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ x का स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू y का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये s ऑफ x यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो इस फॉर्मूले से कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता चल जाता है। अभी ये सारे फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट एक बार किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अप्लाई कर देना तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और एग्जाम में कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होगा, तो घर पर भी कैलकुलेटर्स के साथ सॉल्व कर लेना। एंड नाउ द फाइनल टॉपिक ऑफ क्वालिफायर, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डेटा सेट है, तो इधर तो जेंडर के लिए 1100 पहले से असाइन करा है, बट अगर मेल्स और फीमेल्स में लिखा हो तो फॉर एग्जांपल मेल्स को 1 और फीमेल्स को 0 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या वाइस वर्सा रैंडम। तो अब इस डेटा सेट के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूले पे वापस आते हैं। अब इधर जो y0 लिखा है ये मीन है फीमेल टेस्ट स्कोर्स का, और इधर जो y1 है वो मीन है मेल टेस्ट स्कोर्स का। तो मीन ऑफ मेल टेस्ट स्कोर्स को मीन ऑफ फीमेल टेस्ट स्कोर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे पूरे न्यूमेरिकल वेरिएबल के स्टैंडर्ड डिविएशन से, यानी कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल या मेल के टेस्ट स्कोर्स हैं, उन सब का ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के डिवाइड कर देंगे, और ये सब मल्टीप्लाई इस वैल्यू से होगा। इधर फॉर एग्जांपल P0 जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एसोसिएटेड विद 0, यानी जितने भी नंबर ऑफ फीमेल टेस्ट स्कोर्स हैं उनको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट स्कोर्स यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने पे P0 आ जाएगा, और सिमिलरली P1 जो कि मेल टेस्ट स्कोर्स के लिए वो भी आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये वैल्यू हो जाएगी, और इस कैलकुलेशन से पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। अगेन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अपने आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। कुछ सिंपल थ्योरी के
पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड इन्फरेंशियल एनालिसिस, और भी कुछ सिंपल थ्योरी रह जाती है, वो ग्रेडेड असाइनमेंट्स से देख लेना। बाकी दैट इज इट फॉर द वन शॉट स्टैटिस्टिक्स for qualifier. And also a big thank you to Aditya. I don't know his surname, but he posted this formula sheet on Open Notes, which is very helpful obviously. Qualifier में इतना ही सिंपल पूछते हैं, बस प्रैक्टिस कर लेना एंड यू आर गुड टू गो. सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी. इंडिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड बाय. IIT Madras Base Data Science Statistics 1 Quiz 2 Formulas and Concepts Explained in One Shot. तो Quiz 2 का सिलेबस वीक 5 to week 8 होने वाला है. वीक 1 to week 4 का भी पूछते हैं, लेकिन मेन फोकस वीक 5 to week 8 तक रहता है. एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर वीक 5 to week 8 सिलेबस. एंड इसमें कॉन्सेप्ट्स लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम होने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको रूल्स ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं. जब हमें और दे रखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक इवेंट होगा और तब हम लेट द इवेंट्स बी ए एंड बी, तो ए प्लस बी करते हैं. और जब भी हमें एंड दे रखा होता है यानी दोनों इवेंट्स होने वाले हैं, तब हमेशा ए इंटू बी यूज होता है. अब आ जाते हैं अपन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे. तो इसको क्विकली समझने के लिए ऐसा समझो कि परम्यूटेशन इज अबाउट अरेंजिंग एंड कॉम्बिनेशन इज अबाउट सिलेक्टिंग. तो सबसे पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं. तो परम्यूटेशन के लिए द फॉर्मूला इज कॉल्ड NPR, जिसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. और फैक्टोरियल सबको पता ही है, जैसे कि 3 का फैक्टोरियल हमें जानना हो तो इट इज जस्ट 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है. तो बस आपको क्वेश्चन दे होंगे, उनमें से अरेंजिंग जिधर आ रहा है ये आपको फिगर आउट करना, और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे परम्यूटेशन का, तो फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा. एंड इस फॉर्मूले में एंड टोटल ऑब्जेक्ट्स है. एंड ऐसे समझ सकते हो आर इज द नंबर ऑफ प्लेसेस जिनमें उसको अरेंज करना है. नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है एंड इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में हमें कीवर्ड सिलेक्शन याद रखना है, यानी कि हमें इसमें टोटल ऑब्जेक्ट जो n है उसमें से सिलेक्ट करना है r ऑब्जेक्ट्स को. और इसका फॉर्मूला होता है NCR, जिसको एक्सपेंड करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो जाता है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ द क्वेश्चन इज अबाउट सिलेक्शन, और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. जब हम PYQs करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा. अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की. तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबको पता है. इट इज जस्ट कि जो हमारा फेवरेबल इवेंट है उसके अकर होने की जितनी पॉसिबिलिटी होती है उसको ही प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं. और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको याद है, जो होता है P ऑफ E इज इक्वल टू M अपॉन N, जिसमें N जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है और M जो है वो है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. और हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है. तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सेट थ्योरी भी आनी चाहिए, जिसमें ये फॉर्मूला होता था A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस, जिसमें ये फॉर्मूला होता था A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B. यही सेम फॉर्मूला जो इधर मैंने लिखा है वही प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है. जब P ऑफ E यूनियन E2 जब निकालना होता है तो हम वही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के साथ यूज करते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाता है. और अगर वो दो डिसजॉइंट इवेंट्स है यानी कि वो दोनों अलग अलग इवेंट्स है तो E1 इंटरसेक्शन E2 0 हो जाएगा. तो फिर सिंपली फॉर्मूला ये वाला बन जाता है P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू PE1 प्लस E2. और इधर जो ये P ऑफ E की पावर C लिखा है, इसका मतलब ये है कि ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स एक्सक्लूडिंग द E इवेंट, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E. अब आ जाते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, जिसमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन पे यानी किसी इवेंट के पहले के होने पे डिपेंड करती है. जैसे कि इधर लिखा है PE/F, तो इसमें पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी F हो गया. अब E की प्रोबेबिलिटी हमें जाननी है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है P इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F,
यानी कि जो इवेंट पहले ही हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी, और दोनों के साथ में होने की, ई और एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूमरेटर में आएगी। और इसी फॉर्मूले से ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये डिराइव हो जाता है, क्योंकि हम सिंपली इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी एक के अकर होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। और पी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज सिंपली पी ऑफ ई, क्योंकि एफ से ई को फर्क नहीं पड़ता है। वैसा ही सिमिलर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है तो भी सिमिलर फॉर्मूला यूज होता है, यानी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज बेसिकली पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ जी। और दो भी इवेंट गिवन है तो भी वही होगा, पी जैसे कि इधर लिखा है पी ऑफ इंटरसेक्शन ई एंड एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इन दोनों फॉर्मूले से आप बेस थ्योरम का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग दिस विथ दिस, विच इज द इक्वेशन ऑन द सेकेंड लाइन। तो उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, P of A given that B has occurred is equal to probability of B given that A has occurred into probability of A upon probability of B। और इसी फॉर्मूले को अलग वे में पूछ के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन केवल इस फॉर्मूले को जान के आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड उसके लिए मैं बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन वन शॉट लाने वाला हूँ क्विज 2 का। तो उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगेन दीज आर वीडियोज मेंट फॉर रिवीजन पर्पसेस। आपको एग्जाम को पास करना इंश्योर करना है तो प्लीज वॉच ऑल द लेक्चर्स प्रोवाइडेड बाय IITM। इधर सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं हुए हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू वेरी सून। तो हमने लास्ट वन शॉट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम वीक 9 टू वीक 12 कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट से, वो है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल जैसा कि नेम सजेस्ट करता है वैसा ही होता है, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है। यानी रैंडम वेरिएबल से हम उस सेट ऑफ वैल्यूज की बात करते हैं जो कि एक रैंडम इवेंट में असाइन हो सकती है। रैंडम वेरिएबल के भी दो सब टाइप होते हैं। पहला है डिस्क्रीट, यानी कि वो रैंडम वेरिएबल एक प्रिसाइज वैल्यू लेगा लिमिटेड सेट ऑफ। एंड दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, यानी कि कंटिन्यूअस एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। यानी फॉर एग्जांपल 1 to 2 के बीच की वैल्यूज। अब कोई एक डिस्क्रीट वैल्यू को मेंशन नहीं करा जा रहा है, लेकिन 1 to 2 के बीच जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं उनको मेंशन करा जा रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसको PDF भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये बताता है हमें लाइकलीहुड ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट आ जाता है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जिसको CDF भी बोलते हैं। और जैसा कि नेम सजेस्ट करता है क्यूमुलेटिव, यानी इन अ वे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अक्यूमुलेट कर लेता है तो हमें CDF मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये बताता है द प्रोबेबिलिटी कि किसी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक गिवन नंबर से छोटी या उसके बराबर होने की, लेट्स से 2 से छोटे या 2 से बराबर होने कितनी प्रोबेबिलिटी है उस रैंडम वेरिएबल की, वही क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बताता है। तो आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज। यानी कि रैंडम वेरिएबल को बार बार रिपीट करेंगे तो फिर लॉन्ग रन में जो एवरेज आएगा उसी को हम एक्सपेक्टेशन बोल देते हैं। इसको हम E ऑफ X से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, समेशन फ्रॉम 1 to infinity ऑफ xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi विच इज इक्वल टू म्यू। तो E ऑफ X को म्यू भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होता है कि xi की अपनी असली वैल्यू और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सारी x की वैल्यूज का समेशन कर देंगे, तो उससे हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मिल जाती है। और ये दोनों फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी याद रखो। अब हमें किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन पता है तो वेरिएंस हम उसका कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू E ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और उसी का एक और फॉर्मूला ये होता है कि E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ x का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने पर भी हमें वेरिएंस मिल जाता है। इन केस ऑफ VAX प्लस B
बी हट जाता है और ए स्क्वायर होके बाहर आ जाता है और बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वाली इक्वेशन याद रखना और सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी याद रखना। ओनली इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। स्टैंडर्ड डिविएशन सबको पता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो ये याद रखना। ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल पे, यानी एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि आउटकम्स ऑफ अ बर्नौली ट्रायल को रिप्रेजेंट करता है। और एक बर्नौली ट्रायल बहुत सिंपल होता है जिसमें केवल दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। वो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल ई एक्स इक्वल्स टू पी होती है और वेरिएंस ऑफ अ बर्नौली ट्रायल इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस पी। इन बाय द वे ये सारे नोट्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएंगे, विच इज लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और पिन कमेंट में भी होगा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक, तो उसको ज्वाइन कर लो एंड यू कैन सिंपली डाउनलोड द नोट्स। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इट्स अ प्रिसाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल जिसकी हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, विच इज इक्वल टू 1 बाय n being the total number of values, और इसकी expectation simply n plus 1 by 2 होती है, अगेन n being the total number of values। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं summation of 1 to n of xi into probability of xi। e of x square का ये फॉर्मूला होता है n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। now coming to binomial random variable जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, उसका किसी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है एन सी आई इंटू पी की पावर आई इंटू 1 माइनस पी की होल पावर n माइनस आई। अगेन ये फॉर्मूलाज देखना हेक्टिक लग रहा होगा, बट वंस यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन और इस जब क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। So practicing the questions is very necessary. Expectation of x is equal to np and variance of x is equal to np into 1 minus p। अब आ जाते हैं हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे। तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। और इसको कैलकुलेट कुछ इस तरह से किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग, एंड इन दिस केस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज यूज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन यानी कि सी डी एफ, जिसको एफ ऑफ ए से रिप्रेजेंट करता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू ए, यानी सारी वैल्यूज का इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू ए। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ई ऑफ एक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, और वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लेना। अब आ जाता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं कि ए टू बी इज द रेंज ऑफ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर एक्स ए और बी के बीच में लाई करता है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन बी माइनस ए हो जाएगी और अदरवाइज 0 हो जाती है। ये इधर फॉर्मूले स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के भी गिवन है, विच इज बिटवीन 0 to 1, और उसका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती है फिर इफ एक्स इज बिटवीन 0 to 1, और 0 अदरवाइज हो जाते हैं। इन स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगेन फॉर एक्स इन रेंज ए टू बी, अगर एक्स ए से छोटा है तो 0 है, और अगर एक्स ए बी से बड़ा है तो 1 है, और अगर एक्स ए और बी के बीच में लाई करता है तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सिंपली बी प्लस ए बाई 2 हो जाती है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाती है। तो ये सब बेसिकली हमें याद रखना और बाद में अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर सम लैम्डा ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स की कुछ इस तरह से वैल्यू होती है कि लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है इफ एक्स की वैल्यू कुछ अदरवाइज है। सी डी एफ इस केस में, जिसको एफ ऑफ ए से डिनोट करता है, इज सिंपली 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा ए। एक्सपेक्टेशन हो जाती है 1 बाय लैम्डा, और वेरिएंस हो जाती है सिंपली 1 बाय लैम्डा का स्क्वायर। सो अगेन ह्यूज थैंक्स टू आदित्य धार द्विवेदी for these notes. These are not my notes, and these are available at our Discord server, link in description. So that's it for our end term revision.
अगेन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है आईआईटी मद्रास के लेक्चर्स का। एंड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पास होना इंश्योर करने के लिए आईआईटी मद्रास के लेक्चर्स को रेफर करो, जिससे कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटे। इसके थ्रू पास होने की गारंटी नहीं है। एंड क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड आई विल सी यू वेरी सून। पीस।